राधे राधे दोस्तों। आज अपन करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लेश एग्जीक्यूटिव का 24 मार्च 2023 शिफ्ट 3 का पेपर। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 50 केजी। तो एक्स वाई और जेड का एवरेज वेट अपन को 50 केजी दे रखा है। तो मैं जानता हूं कि अगर मेरे को एक्स वाई और जेड का सम निकालना है तो सम इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो एक्स वाई और जेड के वेट का जो सम है वो इक्वल टू हो जाएगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल कितने पर्सन है, ये 3 लोग हैं, तो 50 इंटू 3 दैट इज 150। द एवरेज वेट ऑफ एक्स एंड वाई इज 44.5 kg। सेम तरीके से एक्स और वाई का जो सम है वो हो जाएगा अपने पास 44.5 मल्टीप्लाई टू, क्योंकि 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा ये 89 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ वाई एंड जेड इज 53.5 kg। तो वाई और जेड का जो सम है वो हो जाएगा अपने पास 53.5 मल्टीप्लाई टू 53 इंटू 2 हो जाएगा 106, और तो ये हो गया अपने पास 107। If the weight of x, y and z are p, q and r respectively, then the value of p plus q divided by r। तो यहाँ पर एक तरीके से p, q, r को x, y, z ही बोल देते हैं अपन। तो अपन से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x plus y डिवाइड बाई z, ये अपन से पूछ रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए x plus y plus z अपन को दे रखा है, तो अगर मैं z निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा। चलिए z निकालते हैं। z कैसे निकालें, तो यहां पर आप देखिए x प्लस वाई आपको दे रखा है 89, तो ऊपर में तो आ गया 89 डिवाइड बाय, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पे मेरे पास z आ जाएगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 150 माइनस 89 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 61। तो z आ जाएगा 61, तो 89 बाई 61, तो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट के हिसाब से 2 ऑप्शन है, लेकिन थोड़े नजदीक में है ऑप्शन, तो कर ही लेते हैं। देखिए 89 माइनस 61 अगर आप करेंगे तो 9 में से 1 गया 7, 8 में से 6 गया 2, दैट मींस आ गया 27, और 27 का मतलब ये बन गया 270। तो 61 का 4 बार में अपने पास चला जाएगा, दैट मींस कि 1.4 समथिंग आएगा, उसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। The LCM of two prime number x and y is 667. What is the value of 5y minus 3x? तो देखिए x और y का LCM अपन को दे रखा है। प्राइम नंबर्स का LCM क्या होता है, तो प्राइम नंबर का LCM उन दोनों का मल्टीपल ही हो जाता है। दैट मींस कि x और y का जो LCM होगा वो x इंटू वाई के बराबर ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर उनका LCM उन दोनों नंबर का मल्टीपल ही हो जाता है। दैट इज ये है गया 667। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अपन को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y प्राइम नंबर है तो मेरे को x और y को सबसे पहले तो दो प्राइम नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 667 को अपन दो प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर है तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये किससे जा सकता है, तो देखिए ये मेरे हिसाब से छोटे नंबर से तो नहीं जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 3 से जा रहा है क्या, 6 और 6 12 7 19, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 7 7 से भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, तो 7 9 63 नहीं जाएगा, फिर 7 9 10 11 11 से भी नहीं जाएगा, फिर 13 13 5 65 नहीं 13 से भी नहीं जाएगा, फिर 13 के 17, तो 17 का क्या हो गया 3 बार में 51, तो 66 माइनस 51 अगर मैं करूंगा तो आएगा 15, 15 का मतलब हो गया 157, और 17 का 9 बार में होता है 157। दैट मींस मैं बोल सकता हूँ इसको 17 इंटू 19, ये आ गया अपने पास 17 इंटू 19। यहाँ पर x बड़ा है और 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x है वो 19 हो जाएगा, क्योंकि x बड़ा है और y छोटा है। बोला हुआ है उसने x ग्रेटर देन y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 5y माइनस 2x अगर आप करोगे तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 19, 17 पंजे 85 और 19 दूनी 38, तो कितना आ गया 15 में से 8 गया 7, 7 में से 3 गया 4। ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ओ सॉरी 2x नहीं है, माय मिस्टेक 3x है ये, सो 3x करना है, तो 19 ये 57 आएगा ये, तो ये 15 में 7 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, दैट इज 28, ऑप्शन नंबर 1। A can complete a piece of work alone in 20 days while B can do it alone in 30 days।
देखिए ए किसी काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी सेम काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है। दे वर्क फॉर टूगेदर फॉर 5 डेज एंड लेफ्ट। तो देखिए वो दोनों साथ में 5 दिन काम करते हैं, फिर दोनों ही काम को छोड़ देते हैं। जो बाकी बचा हुआ काम है उसको सी अकेला 7 दिन में करता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो पेमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो देखिए पेमेंट जो है वो हमेशा जितना काम उनने किया उसी रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहां पर अपन को निकालना पड़ेगा कि ए, बी और सी ने कितना कितना काम किया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। 20 और 30 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। मैंने मान लिया 60 यूनिट अपना टोटल वर्क है। 60 यूनिट अगर टोटल वर्क है तो ए जो है 20 दिन में काम करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा, 60/20 मतलब 3 यूनिट। और बी कितना काम करेगा हर दिन, 60/30 मतलब 2 यूनिट। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखिए 5 दिन इन दोनों ने साथ में काम किया था, तो 3 + 2 5। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 पंजे हो गया 25। पहले तो अपन ए और बी ने कितना कितना काम किया ये भी निकाल लेते हैं। तो ए ने जो है 5 दिन काम किया, तो 3 की एफिशिएंसी से 3 × 5 दैट इज 15 यूनिट काम करेगा। और बी ने भी 5 दिन काम किया, तो 2 की एफिशिएंसी से 2 × 5 10 दिन काम करेगा। इन दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन काम किया, तो 3 + 2 5। हर दिन 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं 5 × 5 दैट इज 25 यूनिट काम हो गया। टोटल काम 60 यूनिट है, 25 यूनिट काम हो चुका है। तो अब कितना काम बचा है, 60 - 25 दैट मींस 35 यूनिट काम बचा है। और इस 35 यूनिट काम को सी ने 7 दिन में किया। तो मैं बोल सकता हूं कि सी हर दिन कितना काम करेगा, 35/7 मतलब 5 यूनिट। तो ये हो गई सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5 आ गई। तो यहां पे वैसे सी की एफिशिएंसी निकालने की अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर अपन से ये पूछा होता कि भाई सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो अपन सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन यहां पर केवल अपन को ये निकालना है कि सी ने कितना काम किया, और सी ने कितना काम किया, तो सी ने 35 यूनिट काम किया। तो इनके बीच में जो पेमेंट है वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो इनका आप रेशियो ले लीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 7 बार में। तो 3 2 7 ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा इनके पेमेंट का रेशियो। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर नंबर विच लाई बिटवीन 20 एंड 70। तो 20 और 70 के बीच में जितने भी स्क्वायर नंबर है उनका एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। एक आसान सा सवाल है, अपन जानते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं होंगे। 20 से बड़ा कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, तो 25 होता है। फिर 25 के बाद 36 होता है, फिर 49 होता है, फिर 64 होता है। बस यही 4 नंबर होते हैं, इसके अलावा और कोई होते नहीं है। इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, एवरेज आप निकाल सकते हैं आसानी से। एवरेज क्या हो जाएगा, इनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, 4। तो यहां पर आप देखिए एवरेज नॉर्मली भी निकाल सकते हैं और चाहे तो डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि इन सब के नंबर में बीच में मैंने 50 मान लिया, तो देखिए 50 से 25 कितना कम है, तो 25 कम है, दैट मीन -25। अगर जाता होता तो प्लस साइन आता, और कम है तो माइनस साइन। 36 कितना कम है, तो 14 कम है तो -14। 49 1 कम है तो -1। और 64 जो है वो 14 ज्यादा है तो +14। डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है, 4। तो -14 + 14 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -25 और -1 हो गया -26। तो ये आ गया 50 - 26/4। 4 से अगर आप इसको काटेंगे, 4 का 6 बार में 24 और 4 पंजे 20, तो 50 - 6.5 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 43.5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स इज 1140। देखिए दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1140 है। मैं मान लेता हूं दो नंबर x और y है, तो x और y का जो डिफरेंस होगा दैट इज x - y, वो आ जाएगा 1140 के बराबर। बोला जा रहा है कि 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ द अदर नंबर। तो x का जो 6% है वो इक्वल होगा y के 10% के। अब यहां पर ऐसा क्यों आया कि x का 6% लिया, y का भी 6% ले सकता था। तो यहां पर आप देखिए जब नंबर इक्वल कब होंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 6% ले रहा हूं और इधर 10% ले रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि 6% में ज्यादा का लेऊंगा और 10% कम का लेऊंगा, तभी जाके वो बराबर होंगे। अगर मैंने यहां पे 6% कम का ले लिया और 10% ज्यादा का ले लिया, तो क्या कभी भी वो दोनों इक्वल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और यहां पर जब मैंने x - y लिखा, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि x बड़ा नंबर है, क्योंकि बड़े में से छोटे को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपने छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां पर आप मान के चल रहे हैं कि x बड़ा है, तो जो 6% है वो आपको x का लेना है। अगर आप y का ले लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखिए ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 5 बार में। तो x और y का जो रेशियो है वो आ जाएगा 5:3। तो मैं बोल सकता हूं 5 और 3
इनका डिफरेंस 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 1140। तो 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये 0। एक की वैल्यू आ गई 570। आपसे ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर मतलब कितना हो गया, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये आ जाएगा 570 इंटू 5, दैट मीन 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 5 पंजे 25 और 3 28, तो 2805 2850, ऑप्शन नंबर 1। A builder appoints 3 construction workers J, Naresh and Sunil on one of his sites। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर है अपने पास। They take 20, 30 and 60 days respectively to do a piece of work। तो जे भाई साहब जो है वो 20 दिन में काम कर देते हैं, नरेश भैया जो है वो 30 दिन लगाते हैं, और सुनील भाई जो है वो 60 दिन लगाता है। अपन से पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक जे टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय नरेश एंड सुनील टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज, जे स्टार्ट्स द वर्क ऑन द फर्स्ट डे अलोन। तो देखिए हो क्या रहा है, जे ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन जे के साथ नरेश और सुनील भी जुड़ गए, लेकिन फिर तीसरे दिन फिर से जे ने अकेले काम किया, और चौथे दिन जे के साथ फिर से नरेश और सुनील भी जुड़ गए। इस तरीके से ये सिलसिला इनका चलता रहा। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इस तरीके से काम करते हुए ये कितने दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहां पर अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो जे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60/20 मतलब 3 यूनिट। मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 60 यूनिट है, जे उसको 20 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा, 60/20 मतलब 3 यूनिट। नरेश करेगा हर दिन 60/30 मतलब 2 यूनिट, और ये करेगा हर दिन 1 यूनिट। देखिए पहले दिन जे अकेला आया तो उसने 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन ये तीनों साथ में आए तो तीनों साथ में कितना काम करेंगे, 3 + 3 दैट इज 6 यूनिट। तो 2 दिन में मिला के 3 + 6 9 यूनिट काम होगा। तो यहां पर आप क्या कीजिए, 60 को पहले 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं बोल सकता हूं 9 × 6 होता है अपने पास 54। दैट मीन्स कि इनको इस तरीके से 6 बार आना पड़ेगा तब जाके, बिकॉज 2 बार, एक बार आते हैं 2 दिन के लिए तो 9 यूनिट काम होता है, और 54 यूनिट काम करने के लिए कितनी बार आना पड़ेगा, 6 बार आना पड़ेगा। एक बार आते हैं तो 2 दिन लगते हैं, तो 6 बार आएंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दूनी 12। दैट मीन्स कि 54 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लग जाएगा। 12 दिन का समय लग गया। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं पेयर में चलेगा, ये पेयर हो गए अपने पास। अब किसका बारी आएगा, तो अब आएगा जे भाई साहब का बारी। जे भाई साहब कितना काम कर सकते हैं, 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो जे भाई साहब 3 यूनिट काम कर देंगे, जिसमें उनको 1 दिन लगेगा। कितना काम हो गया, 57 यूनिट काम हो गया। अब कितना काम बचा, तो अब 3 यूनिट काम बचा। अब किसकी बारी आएगी, तो अब जे, नरेश और सुनील ये तीनों साथ में आएंगे। तीनों साथ में कितना काम कर सकते हैं, 6 यूनिट काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो 3 यूनिट बचा है। तो वो 3 यूनिट काम करने के लिए इनको कितना समय लगेगा, 3/6 मतलब आधा दिन। एक पूरे दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे, आधा दिन में, दैट मींस हाफ। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 13 1/2, ऑप्शन नंबर 1। If x + 1/x = 6 and y = this, then the ratio of this। तो यहां पर आप देखिए x + 1/x अपन को 6 दे रखा है। y की अगर मैं बात करूं तो y तो ऑब्वियस है कि अपन का सीधा आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। मेन बात है x की। x + 1/x = 6 दे रखा है, तो यहां पे अगर आप क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। ऐसा काम मत करना कभी भी। इस तरीके के क्वेश्चंस में x की वैल्यू नहीं निकाली जाती, क्योंकि x की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो है इमेजिनरी रूट सारे हो, तो फिर नहीं निकल पाएगी। इसलिए यहां पर करना क्या है, देखिए आपको 3xy 2x² + 2 - 5x ये आपको सोल्व करना है। y तो क्योंकि आपके पास एक नॉर्मल वैल्यू निकल के आई जाएगी, जिसको आप अपन बाद में डाल देंगे, उसको आप भूल जाइए। अभी मेन फोकस अपना इस चीज पे। तो इसको अगर मैं सोल्व करना है तो यहां पे देखिए ये जो x है इसको मैं नीचे ले जाता हूं। इसको अगर मैं नीचे लेऊंगा तो ये कैंसिल आउट होएगा, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2/x और ये बन जाएगा -1। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नीचे में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये बन गया x + 1/x -5, और x + 1/x अपन को क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू आप 6 डाल लीजिए, तो ये 3/2 × 6 -5 बनेगा। 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, तो ये बन गया 3/7। दैट मींस इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 3/7 आ गई। अब अपन को y निकालना है, तो चलिए y भी निकाल ही लेते हैं। y में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए आप ऊपर में 2 की पावर 18 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 2 की पावर 20 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 18 × 2 का स्क्वायर। इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती है a की पावर m + n = a की पावर m × a की पावर n।
तो यहाँ पे 20 को मैं 18 प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 18 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 18 कॉमन आ गया, इधर 2 की पावर 18 कॉमन आया तो 1 रह गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ 2 की पावर 22 में जब आप 2 की पावर 18 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि 22 को आप 18 प्लस 4 लिख सकते हो। सेम तरीके से डिवाइड में भी आप बात करेंगे तो 2 की पावर 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 की पावर 4। तो देख सकते हो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 18 लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर 18 कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 1/4 ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा 3/7 रेशियो 1/4। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 उधर जाएगा तो 4 की 12, ये 7 इधर जाएगा तो 7 एकम 7, तो रेशियो क्या आ जाएगा 12:7। मोहित bought a house for 64,000 promising to pay after 1.5 year with an interest at the rate of 5% per annum compounded half yearly. Find the interest paid after 1.5 year. तो देखिए बोला जा रहा है कि मोहित ने एक घर खरीदा 64,000 का और उसने ये प्रॉमिस किया कि 1.5 साल के बाद जितना भी इंटरेस्ट इस पर बनेगा वो पे कर देगा। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितना इंटरेस्ट उसने पे किया 1.5 साल के बाद। तो यहां पर आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपन को दे रखी है वो 5% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयरली रेट ऑफ परसेंट निकालनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 साल की 5% है तो आधे साल की हो जाएगी 5/2 मतलब 2.5%। तो 2.5% हो गई अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली। अब लेकिन जो टाइम है वो 1.5 साल है, तो 1.5 साल में कितनी बार हाफ ईयरली आएगा, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 0.5 ईयर, तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 इंटू 3 होता है 1.5, दैट मीन्स कि कितनी बार आएगा 3 बार। दैट मीन्स ये हुआ कि अपन को 2.5% का 3 बार कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, तब जाके अपनी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। अब 2.5 का अगर मैं 3 बार कंपाउंडिंग की बात करूं तो देखिए अगर आप इसको पूरा पूरा सोल्व करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन अपने दूर है, तो जब ऑप्शन दूर होते हैं तो फिर अप्रोक्सीमेशन का सहारा लीजिए, अप्रोक्सीमेट जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। यहां पर अगर मैं बात करूं सीधा अगर मैं 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 7.5 आता, तो 7.5 तो नॉर्मल परसेंट हुई, मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो 7.5 आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 7.5 से ज्यादा ही आएगा। अब 2.5 एक छोटा नंबर है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, मैं बोल सकता हूं कि इसमें आप 1 या 2 ऐड कर दीजिए, मतलब 0.1 या 0.2 ऐड कर दीजिए, बस उतना ही अंतर आएगा। तो 7.5 की जगह मैं 7.7% मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास बनी वो बन गई 7.7%। तो देखिए 7.7% का इंटरेस्ट बनेगा कितने पे 64,000 पर, तो 64,000 पर 7.7% का इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए, ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया आपका 64 इंटू 77। तो अब यहां पर आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज अपना जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो यहां पर फिर वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब आप चाहे तो इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर ये जो 64 है इसको मैंने बढ़ा के कर दिया 70, अगर इसको मैं बढ़ा के 70 कर रहा हूं तो फिर इसको मुझे घटाना पड़ेगा, तो इसको मैं घटा के कितना कर देता हूं, तो इसको भी मैं घटा के 70 कर देता हूं। तो इससे होगा क्या, एक नंबर को मैंने बढ़ाया तो उतना ही दूसरे को मैंने घटा दिया, तो फिर क्या होता है डिफरेंस कम हो जाता है उससे, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4900। तो जो अपना आंसर है वो 4900 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हो। अब अगर आप इन दोनों को सोल्व करके देखोगे तो बहुत ज्यादा अंतर आपके पास नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि 40-50 का अंतर भी पड़ जाए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 का अंतर पड़ा तब भी क्या दिक्कत है, क्योंकि अपना आंसर अगर आप देखोगे तो 4921 से ऊपर जो है वो 5126 है, जो कि अच्छा खासा ज्यादा है। वो कितना ज्यादा हो गया, लगभग 250 के करीब ज्यादा हो गया या 200 के करीब ज्यादा हो गया, तो इतना अंतर तो नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, 40-50 का भी अंतर पड़ा तो भी आप आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। A and B working separately can finish a work in 15 days and 20 days respectively। देखिए A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। If they work on alternate days, A starting first and if the work goes on for 8 days, what part of the work will be left unfinished। तो देखिए अल्टरनेट डेज पे ये काम करते हैं, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है, इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। और ये सिलसिला कितने दिन तक चला, 8 दिन तक। तो ए बी फिर ए बी ये हो गए टोटल कितने दिन, 8 दिन। 8 दिन इन लोगों ने इस तरीके से काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। तो अपन से पूछ रहा है कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसका फ्रैक्शन क्या होगा।
फ्रैक्शन मतलब जो अनफिनिश्ड वर्क डिवाइड बाय टोटल वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क मानने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 15 का 4 बार में होता है, दैट मींस कि इसकी एफिशिएंसी 4, 20 का 3 बार में, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी 4 और 3, मतलब ए हर दिन 4 यूनिट काम करेगा, बी हर दिन 3 यूनिट काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ए ने पहले दिन 4 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी ने 3 यूनिट काम किया, मिला के कितना काम हुआ 7 यूनिट। और इस तरीके से ये कितने पेयर बने, तो ये 4 पेयर बन गए, 8 दिन में 4 पेयर बन जाएंगे। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 7 चौको 28 यूनिट काम हो जाएगा। 60 में से 28 यूनिट काम हो गया तो कितना काम बच गया, तो मैं बोल सकता हूं 32 यूनिट काम बच गया। कितने में से, 60 में से। तो यही अपना अनफिनिश्ड वर्क का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको आप 4 से 8 बार में और 4 से कितनी बार में, 15 बार में। तो क्या आ गया 8/15, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहां पर आपको इस सीरीज का सम पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज क्या है, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 1 को आप बोल सकते हो 1 का स्क्वायर, 4 को बोल सकते हो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। इस तरीके से सीरीज जा रही है कहां तक, 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। फिर ये वापस सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, 81 फिर से 9 स्क्वायर। इस तरीके से कहां तक जा रही है, 1 के स्क्वायर तक। तो देखिए इस सीरीज को करने के दो तरीके हैं। यहां पर अपन जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एक तो मैं कर सकता हूं कि 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम अलग से निकाल लूं, उसके लिए n की वैल्यू क्या डालूंगा, 10 डालूंगा। और फिर इस 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का सम अलग निकाल लूं, उसके लिए n की वैल्यू क्या डालूंगा, तो उसके लिए n की वैल्यू 9 डालूंगा और दोनों को सम कर दूं, आंसर आ जाएगा। दूसरा यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाली सीरीज में एक टर्म 10 स्क्वायर मिसिंग है। तो यहां पर अगर मैं एक 10 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये वाली जो सीरीज है ये भी आपकी पहले वाली सीरीज जैसी बन गई, 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम। दैट मींस मैं सीधा बोल सकता हूं कि मैं यहां पर n की वैल्यू 10 डालूं और उसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम है। n की वैल्यू 10 अगर आप डालेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा, 21/6। और फिर ये 10 स्क्वायर जो है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज कितना, 100। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2 से ये 3 बार में, 3 से 7 बार में, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 10 770, 770 माइनस 100 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 670। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। हाँ अगर आप n को 10 और फिर n को 9 डाल के करते हैं तो उसमें भी आंसर आ जाता है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। A shopkeeper increases the selling price of an article by 40%, due to which his profit percentage increases from 15% to 40%. What is the percentage increase in the cost price? चलिए देखिए क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपनी सेलिंग प्राइस को 40% बढ़ाता है, इस वजह से जो उसका प्रॉफिट परसेंट है वो 15% से बढ़ के 40% हो जाता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा। अगर कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज हुआ है दैट मींस की कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, पहले जितनी थी उससे बढ़ेगी कुछ, तो वही अपन को निकालना है कि कितनी बढ़ेगी। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, जो अपनी इनिशियल कॉस्ट प्राइस है उसको मैं मान लेता हूं 100 रुपए। अब 15% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 पर अगर आप 15% का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 100 पे 15% का प्रॉफिट दैट मींस कि 115, क्योंकि 100 पर 15% हो गया 15, तो 100 प्लस 15 दैट इज 115। ये बन गई अपनी सेलिंग प्राइस। अब बोला गया है कि सेलिंग प्राइस को 40% बढ़ाया है, तो चलिए ये जो सेलिंग प्राइस है इसको आप 40% बढ़ा दीजिए। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 बढ़ाया है दैट मींस कि 5 पे 2 का इंक्रीज, मतलब ओवरऑल कितनी बन जाएगी, तो ओवरऑल बन जाएगी 7/5। 5 पे 2 का इंक्रीज डिवाइड बाय 5। तो यहां से मैं 5 से 23 बार में इसको काट सकता हूं, तो ये आ गया अपने पास 23 इंटू 7। अब देखिए अपन से बोला जा रहा था कि जो उसका परसेंटेज प्रॉफिट है वो 15% से बढ़ के 40% हो गया। दैट मींस कि ये जो सेलिंग प्राइस अपने पास आई, ये जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उस पर 40% प्रॉफिट कमा के आई। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर कैसे जाते हैं, तो इसका तरीका अपन जानते हैं कि ये जो वैल्यू है अपने पास ये हो गई, जैसे कि अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे तो 40% का इंक्रीज मतलब क्या हो गया 140%, तो सेलिंग प्राइस 140% की वैल्यू हो गई, तो 140 से कर देंगे डिवाइड, और कॉस्ट प्राइस को 100% माना था तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देखिए ये 7 से 20 बार में और ये 20 से 5 बार में, तो 23 पंजे कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा 115। दैट मींस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 से बढ़ के 115 हो गई। 100 से बढ़ के 115 मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो सीधा सीधा 15% का इंक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
ए वॉल ऑफ डायमेंशन 50 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर इज टू बी बिल्ट विथ ब्रिक्स ऑफ लेंथ 3 मीटर, 2 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। द कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑर्डर्ड 6500 ब्रिक्स, हाउ मेनी मोर ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, यहाँ पर अपन को टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है एक तरीके से। अगर वो आ गई अपने पास तो अपन 6500 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि एक वॉल है जिसकी डायमेंशन अपन को दे रखी है और ब्रिक्स की डायमेंशन अपन को दे रखी है कि एक ब्रिक जो है वो 3 बाय 2 बाय 1 मीटर की है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो वॉल का वॉल्यूम है उसको ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 30 इंटू 40, क्योंकि बॉल जो है वो क्यूबॉइड की शेप की होगी। इसको आप क्या कीजिए, ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू ए, और सारी जो जितनी भी अपने पास यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है वो सब मीटर में दे रखी है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 3 दूनी 5, और सॉरी 3 दूनी 6 और 6 का 5 बार में 30। तो ये कितना हो गया अपने पास, 5 पंजे 25, 25 चौको 100 और फिर 2 जीरो। दैट मीन्स की टोटल 10,000 ब्रिक्स की जरूरत है। इसमें ठेकेदार ने 6500 ब्रिक्स ऑर्डर कर दी थी, तो अब कितनी और नई ब्रिक्स की जरूरत है, तो मैं बोल सकता हूं कि 3500 की जरूरत है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इफ 3 स्क्वायर का पावर रूट एक्स इक्वल टू 41 का पावर रूट एक्स माइनस 40 का पावर रूट एक्स, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए इस तरीके के इक्वेशंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे यहाँ पर आप ट्रिपलेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ऑप्शन देखिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, दैट मीन्स की जो ऑप्शन है उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन है एक्स स्क्वायर के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पावर क्या है, रूट एक्स है। तो मेरे को एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो रूट एक्स अपन को इंटीजर दे दे, क्योंकि अगर रूट एक्स इंटीजर नहीं आएगा या फिर आप बोल सकते हैं रेशनल नहीं आएगा तो पावर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं बता सकता कि 40 की पावर रूट 2 क्या होगी, मैं 40 की पावर 2 बता सकता हूं लेकिन रूट 2 नहीं बता सकता। इसलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मैं 16 से चेक करूंगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं 16 रखता हूं तो एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4 के बराबर, और रूट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा 2 के बराबर। तो रूट एक्स आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर की होल पावर 2 इक्वल टू 41 की पावर 2 माइनस 40 की पावर 2। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि 9, 40 और 41 ये आपके पास ट्रिपलेट होता है, लेकिन बड़े नंबर है तो हो सकता है नहीं याद हो, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681 और 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। दैट मीन्स 81 इक्वल टू 81, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रूट एक्स 2 आएगा और एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि भैया 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ट्रिपलेट होती है 9, 40 और 41। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रूट एक्स क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। तो अगर लेकिन ये जो ट्रिपलेट है ये सोचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पर 9, 9, 40 और 41 हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रिपलेट याद होगी लेकिन अधिकतर को याद नहीं होगी। तो अगर आप ट्रिपलेट सोच के करने बैठते तो बहुत मुश्किल था, नहीं सोच पाते, लेकिन ऑप्शन से अगर आप करने जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके की क्वेश्चंस में सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करिए जिससे आप पावर निकाल सकते हैं। कभी भी उस ऑप्शन पे मत जाइए जिससे आप सोल्व ही नहीं कर सकते, वरना क्या फायदा होगा। स्टेशन ए इज 530 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी। देखिए एक ए स्टेशन है जो कि स्टेशन बी से 530 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इन दोनों स्टेशन के बीच का जो अंतर है वो हो गया 530 किलोमीटर। बोला जा रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM टुवर्ड्स स्टेशन बी एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है जो कि स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है 9 बजे स्टेशन बी की तरफ, और उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। फिर while another train starts from station B at 10 AM towards station A at 90 किलोमीटर पर आवर। तो 10 बजे स्टेशन बी से एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वो भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितनी बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो ये जो ट्रेन स्टार्ट हुई स्टेशन ए से ये हुई 9 बजे, दैट मीन्स की स्टेशन बी वाली ट्रेन से 1 घंटा पहले। तो 1 घंटे में ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो उस कवर डिस्टेंस को अपन अलग कर देते हैं। मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे में ये यहां तक पहुंच गई, तो 1 घंटे में 90 की स्पीड से ये कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 90 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो अब कितना डिस्टेंस बच गया, तो 530 माइनस 90, दैट मीन्स आ गया आपके पास 440 किलोमीटर।
तो 440 किलोमीटर। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ट्रेन जो मिलेगी वो इस 440 किलोमीटर के ही बीच में कहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें अब सेम टाइम पे आ चुकी हैं। जो ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हुई थी वो इस पॉइंट पे 10 बजे पहुंच गई, तो इस पॉइंट से जब आगे वो जाएगी तो 10 बजे चलना स्टार्ट करेगी। तो अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों सेम टाइम पे आ चुकी हैं। तो यहां पर कितनी देर में ये मिलेगी, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 440 किलोमीटर, और स्पीड अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो उन दोनों का सबट्रैक्ट डिफरेंस हो जाता है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सम हो जाता है। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस 90 मतलब 180। देखिए अगर यहां पर स्पीड दोनों की बराबर है तो वो सेम डायरेक्शन में चलती तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाती, क्योंकि स्पीड बराबर होने की वजह से उनके बीच में इनिशियल जितना डिस्टेंस रहेगा हर पॉइंट पे हर समय उतना ही डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा अगर स्पीड बराबर होगी तो इस केस में केवल और केवल अपोजिट डायरेक्शन में ही ये मिल सकती है, सेम डायरेक्शन में नहीं मिल सकती। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 440 बटा 180 कर लीजिए। देखिए ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ 18 दूनी 36, तो 44 माइनस 36 कितना हो गया 8, तो ये आ गया 8 बटा 18। 8 बटा 18 को अगर मैं मिनट में चेंज करूँ तो 8 बटा 18 इंटू 60 में कर सकता हूँ, फिर 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, तो ये आ गया 80 बटा 3, तो ये हो गया आवर। और 80 बटा 3 का मतलब क्या हो गया, तो देखिए 80 बटा 3 का मतलब हो जाता है अपने पास 3 का 27 बार में 81 होता है, देट में 26 बार में जाएगा, तो ये हो गया 26 मिनट, और 26 ये कितना होता है, तो 60 प्लस 18 मतलब 78, और 80 माइनस 78 करूंगा तो आएगा 2, दैट मीन्स 2 बटा 3 रह गया। इस 2 बटा 3 को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो उसके लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 का 20 बार में 20 दूनी 40, दैट मीन्स कि 2 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड बाद मिलेगी। और कितनी बजे से, 10 बजे से, क्योंकि यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं वो 10 बजे से कर रहे हैं, तो 10 बजे में जब आप 2 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड जोड़ेंगे तो कितनी बच जाएगी, 12 बज के 26 मिनट होके 40 सेकंड, ये टाइम आपका हो जाएगा, दैट इज कितना, ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको सेकंड्स पर जाना पड़ेगा तभी जाके आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि आवर और मिनट वाला तो चारों में सेम है, इस वजह से सेकंड पर अपन को जाना ही पड़ेगा। In a mixture of 90 liter, the ratio of milk and water is 4:5. If this ratio is to be 5:4, then the quantity of milk to be added further. तो यहां पर आप देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो अपन को दे रखा है 4:5। बोला जा रहा है कि अगर इस रेशियो को 5:4 बनाना है तो इसमें कितना मिल्क मिलाना पड़ेगा। केवल मिल्क मिलाने की बात हुई है, वाटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब वाटर पहले जितना था अभी भी उतना ही रहना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं वाटर पहले 5 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए ऊपर में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 5 चौको 20 और इधर भी 5 चौको 20, तो ये आ गया 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, ये आ गया 5 पंजे 25 और 5 चौको 20। तो आप देख सकते हैं वाटर सेम हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि मिल्क जो है वो 16 से बढ़ के 25, मतलब कितना बढ़ा, तो 9 यूनिट बढ़ा, दैट मीन्स कि अपन ने 9 यूनिट मिल्क उसमें मिलाया है। और अपन को जो इनिशियल रेशियो दे रखा है 4:5 वो 90 लीटर के बराबर है। ये 4:5 को मैंने 16:20 बना लिया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं बोल सकता हूं 16 + 20, दैट मीन्स कि 36 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 90 के बराबर। तो यहां से आपको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि अपन क्या कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं। 36 का 1/4 9 होता है, तो इधर भी 1/4 कर दीजिए। 1/4 अगर आप करेंगे तो 45/2 मतलब 22.5, दैट मीन्स कि 22.5 लीटर दूध मुझे मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 in 4 years at R% interest per annum is equal to the simple interest on 9,000 at the rate of 12% per annum in 2 years। तो देखिए दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो पहले वाले केस में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो क्या होगा, प्रिंसिपल है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R माना है और टाइम है 4 साल, डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू, दूसरे वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, प्रिंसिपल है 9,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 2 साल, डिवाइड बाय 100। तो ये सबसे पहले ये तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, बाकी भी काफी कुछ कैंसिल आउट हो ही जाने वाला है। तो देखिए ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो ही जाने, फिर 4 से 3 बार में चला जाएगा।
और उसके अलावा देखिए 3 दूनी 6 हो जाता है, तो ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आर कितना आ गया, आर आ गया सीधा 9 के बराबर। दैट मीन्स कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। If 15% of 55% of a number is 2475, then 41% of that number। तो देखिए उस नंबर को अपन क्या मान लेते हैं, तो उस नंबर को अपन 100x मान लेते हैं। तो 15% ऑफ, 15% का मतलब होता है 15/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो 15% ऑफ 55%, 55% का हो गया 55/100 ऑफ ए नंबर, नंबर क्या माना 100x, दिस इज इक्वल टू क्या 2475। तो अपन को उस नंबर का 41, नंबर क्या था 100x, 100x का 41% निकालना है, मतलब 41/100 इंटू 100x, दैट इज इक्वल टू 41x। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहां पर चलिए x की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 से तो 100 अपना जा ही रहा है, फिर 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 11 बार में, और यहाँ पे 11 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 11 दूनी 22, 27 का मतलब 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, है ना। फिर 3 से तो, हाँ 3 से जाएगा, ऑब्वियस से जाएगा भैया, तो नहीं जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है तो 3 से जाएगा। मैं बोल सकता हूँ 3 का 7 बार में 21 और 5 बार में 15। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 75 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 300। तो x 300 आ गया, तो 41x कितना हो जाएगा, 41 इंटू 300, तो ये आ गया 0, 3 एकम 3, 4 3 12, 12,300। ऑप्शन नंबर 2। The cost price of 15 apples is equal to the selling price of 10 apples and the discount on 12 apples is equal to the profit on 4 apples। तो देखिए यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि 15 एप्पल की कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 15 सीपी, इज इक्वल टू है 10 एप्पल की सेलिंग प्राइस, दैट इज 10 एसपी। तो यहां पर मैंने एक एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है उसको 1 सीपी मान लिया, और एक एप्पल की सेलिंग प्राइस को मैंने 1 एसपी मान लिया। तो आगे आपके पास 15 सीपी इक्वल टू 10 एसपी। तो देखिए यहां पर अगर आप रेशियो लेंगे तो ये 5 से 3 बार में, ये आ जाएगा 5 से 2 बार में। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास बनेगा वो बनेगा 2:3। फिर आगे बोल रहा है कि 12 एप्पल का जो डिस्काउंट है वो बराबर है 4 एप्पल के प्रॉफिट के। तो 12 एप्पल का डिस्काउंट मतलब हो गया 12D इज इक्वल टू 4 एप्पल का प्रॉफिट मतलब 4P। तो मैंने यहां पे फिर से एक एप्पल का डिस्काउंट को 1D मान लिया और एक एप्पल के प्रॉफिट को मैंने 1P मान लिया, तो ये हो गया अपने पास 4P। यहाँ पे आप बोल सकते हैं 4 से 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास फिर से प्रॉफिट और डिस्काउंट का भी रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो क्या आ गया, 3:1। तो अब आप यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 मानूंगा तो 2 की वैल्यू 100, मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 150, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास बन जाएगी 150 के बराबर। सेलिंग प्राइस अगर 150 बन गई तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 150 माइनस 100, दैट इज 50 के बराबर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर 3 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको अपन क्या करते हैं, मैं बोल सकता हूं 50/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/3। तो जो डिस्काउंट है वो हो गया 50/3 का। अब यहां पे अपन से क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। तो देखिए यहां पर अपन को प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 50 रुपए का प्रॉफिट है 100 रुपए पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 50 का प्रॉफिट 100 पे मतलब 50%। तो प्रॉफिट परसेंट तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 50% का ही प्रॉफिट है। लेकिन डिस्काउंट परसेंट अपन को निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो देखिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है। लेकिन मार्क प्राइस तो कहीं है ही नहीं। तो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस को आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। भैया मार्क प्राइस पे जो अपन डिस्काउंट देते हैं, तो अगर मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आती है। तो मैं बोल सकता हूं मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100% होगी। अब यहां पे देखिए आपके पास सब कुछ है, डिस्काउंट था 50/3, सेलिंग प्राइस था 150 प्लस 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 150 इंटू 3 450, 450 प्लस 50 500, 500/3, 3 से 3 घटा 50/500 मल्टीप्लाई 100%, दैट इज कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास 10%। दैट मींस कि डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। तो डिस्काउंट परसेंट भी आपके पास आ चुका है। तो इनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 10 दैट इज 40%। और यहाँ पर आपको जो आंसर है
वो परसेंटेज पॉइंट में देना है, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 40, मतलब परसेंटेज पहले से है उसके पास, आपको जो भी आपका इंटीजर है वो देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 के बराबर। तो देखिए एक बढ़िया सवाल है, इस तरीके के सवाल आप ट्राई जरूर करिए, आगे हो सकता है एसएससी वगैरह में भी पूछ लिया जाए। The ratio of two numbers is 5:4. A number y is then subtracted from each of the two given numbers so that the ratio of resultant numbers become 2:1. देखिए दो नंबर का रेशियो अपन को दे रखा है 5:4, बोला जा रहा है कि एक y है जो कि दोनों नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो रेशियो है वो 2:1 बन जा रहा है। तो यहां पर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं 5 माइनस वाई डिवाइड बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 2y, तो ये y उधर गया तो y इक्वल टू आ गया आपके पास 8 माइनस 5 दैट इज 3 के बराबर। फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट नंबर व्हेन द सेम नंबर y इज एडेड टू ईच ऑफ द टू इनिशियल नंबर। तो सेम नंबर y को अपन इनिशियल नंबर्स में ऐड करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं 5 प्लस y डिवाइड बाय 4 प्लस y की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। y अपने पास आ चुका है 3, तो 5 और 3 8 और 4 और 3 7, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:7। ऑप्शन नंबर 2। Two trains start at the same time from A and B and move towards each other at the rate of 10 km/h and 27 km/h respectively. तो देखिए दो ट्रेन है जो कि सेम टाइम पे दो अलग अलग पॉइंट से एक दूसरे की तरफ आ रही है, ए और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो जो ए से स्टार्ट हो रही है वो 10 km/h की स्पीड से चल रही है, और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो 27 km/h की स्पीड से चल रही है। अपन से बोला जा रहा है कि when they meet it is found that one train has traveled 340 किलोमीटर मोर देन दी अदर। जब वो दोनों ट्रेनें मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के मुकाबले 340 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा तय करती है। अब मैं कह सकता हूं कि भैया जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी उसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया होगा, क्योंकि टाइम तो बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करा है और सेम टाइम पे मिलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता अलग अलग टाइम पे मिले। सेम टाइम पे मिल रहे हैं मतलब दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेम टाइम के लिए अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है उसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया होगा, मतलब ए के करीब में ये मिलेंगे। मैंने मान लिया कि ए एक्स किलोमीटर, ए से एक्स किलोमीटर है, तो क्या होगा देखिए यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये तो एक्स ही हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा इनके पास 340 किलोमीटर। ये 340 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा तय किया। तो यहां पर देखिए आप बोल सकते हो कि ये वाली जो ट्रेन है इसको इतना डिस्टेंस तय करने में, और ये जो दूसरी वाली ट्रेन है जो बी से स्टार्ट हो रही है इसको इतना डिस्टेंस तय करने में बराबर टाइम लगा। तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो उस केस में स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो यहां पर अगर आप स्पीड का रेशियो देखेंगे तो आ जाएगा 10:27, तो यही अपने पास डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाएगा 10:27। इनमें अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेन ने 10 यूनिट डिस्टेंस तय किया, एक ने 27 यूनिट तय किया, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दूसरी वाली ट्रेन ने 17 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा तय किया। तो ये जो ज्यादा है आपको ये कितना है, ये 340 के बराबर है, तो 17 का 20 बार में हो जाएगा, दैट मींस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अब अपन से पूछ रहा है ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस, तो मैं बोल सकता हूं कि एक ट्रेन ने 10 यूनिट किया, दूसरे ने 27 किया, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 10 + 27 मतलब 37 यूनिट। तो 37 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 37 × 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 × 14 4 एक कैरी चला गया, दैट इज 740। तो जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 740 किलोमीटर। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और एक और चैनल भी है अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे लोग इसमें डाउट डालते हैं और मैं और वो लोग सब आपस में अपना डाउट सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।